नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। आज सुबह जब सब उठे तो सबने अपने टेलीविजन ऑन किए और देखा कि एक नाम फिर से टेलीविजन स्क्रीन पर छाया हुआ है। वो था पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। 3 संगठन को मिलकर ये एक पीएफआई बना हुआ है। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कहा यह जा रहा है कि पीएफआई जो है टेरर फंडिंग करता है, ट्रेनिंग कैंप्स चलाता है, ऐसी सामग्री का वितरण करता है जो कि लोगों का ब्रेन वॉश करती है। और वो दिन भी हम भूले नहीं हैं जब कुछ ऐसे कागजात मिले थे, पीएफआई के झंडे मिले थे जिनमें कागजातों में लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान को एक इस्लामिक नेशन बनाना है। इन तमाम नापाक इरादों के साथ पीएफआई का झंडा भी मिला था, कागजात भी मिले थे और उसी वक्त से ये दौर लगातार जारी है। एक के बाद एक छापेमारी की कार्रवाइयां हो रही हैं और आज सुबह से हमने देखा किस तरह से केंद्रीय एजेंसियां लगी हुई हैं पीएफआई के एक एक तार को, एक एक उलझन को सुलझाने में, एक एक तार को उसकी जड़ तक पहुंचकर खोद निकालने में। एनआईए की टीम और उसके साथ में एक ईडी की भी टीम लगी हुई है। सुबह से गिरफ्तारियों का दौर जारी है। 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। 10 जगहों पर ये पूरी छापेमारी हो रही है। 10 राज्यों में पूरा छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। सबसे ज्यादा जो छापेमारी आज की गई है केरल में की गई है और तमिलनाडु में की गई है। जयपुर में हमने देखा कि लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। दरअसल कोशिश ये की जा रही थी, उसके बाद कुछ लोगों की तरफ से जो कि पीएफआई को समर्थन करते हैं उन लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जाए। एनआईए जो कि केंद्रीय एजेंसी है, आप उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कामरूप की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए, जयपुर में लोग सड़कों पर उतर आए, कोयम्बटूर में गिरफ्तारियां करनी पड़ी है, कोल्लम में भी देखा गया कि सड़कों पर लोग उतर आए और किस तरह से पुलिस के साथ भिड़ने को तैयार थे। नवी मुंबई की तस्वीरें, वहां पर भी बहुत पुलिस को एहतियात बरतनी पड़ी। कालाबुर्गी में गिरफ्तारियां हुई हैं, तिरुवनंतपुरम में हुई हैं और बारान की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यानी सभी जगह पर पूरी तरह से पीएफआई के जो समर्थक हैं वो कोशिश ये कर रहे थे कि केंद्रीय एजेंसियां जो जांच कर रही हैं, एनआईए जो जांच कर रही है, ईडी जो जांच कर रही है, उसको प्रभावित करने की कोशिश की जाए। क्योंकि अब जब आपके खिलाफ एक के बाद एक सबूत मिलने लगे हैं, आप सबूतों को नकार तो सकते नहीं हैं। तो क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो आप प्रदर्शन का सहारा लेते हैं। लेकिन ये लोग ये भूल गए कि आतंक को पनाह देने वालों को किसी की पनाह कभी नहीं मिलती है। और तमाम लोग जो पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं, जो टेरर फंडिंग का समर्थन कर रहे हैं, वो सब नपेंगे एक एक करके। हर कोई अपनी किए की फल जरूर भुगतेगा। तो ये तस्वीरें दिन भर आज हम देखते रहे किस तरह से गिरफ्तारियों का दौर जारी हुआ। लेकिन इस बीच कई लोग ऐसे भी सामने आए जो कि पीएफआई का समर्थन करते नजर आ रहे थे। यानी जो खाते यहाँ की हैं लेकिन गाते बाहर की हैं। और इसी पर आज अपनी ये खास चर्चा हम लेकर आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि डिकोड करें आज दिन भर क्या कुछ हुआ, किस तरह से छापेमारियां हुई और क्या सरकार की तैयारियां हैं, क्या केंद्रीय एजेंसियों की तैयारियां हैं। इस वक्त मेरे साथ एलएन राव साहब जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व डीसीपी हैं और साथ ही मेरे साथ डॉक्टर जीनत अंसारी जुड़ी हुई हैं जो कि मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। इन दोनों के साथ हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी को भी हम मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंसारी और एलएन राव साहब। डॉक्टर जीनत अंसारी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, पीएफआई लगातार सवालों के घेरे में आया हुआ है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि पीएफआई किस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है और क्या दरअसल पीएफआई का क्या मकसद है। क्योंकि बीते दिनों जो कागजात मिले थे उसमें गजवाए हिंद की बात कही गई थी। आप इसको किस नज़र से देखती हैं? आप इसको एक मजहबी नज़र से देखेंगी? आप इसको देश विरोधी कार्रवाई के नजर से देखेंगी? आप क्या कहेंगी पीएफआई के को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उस पर? देखिए, जो पीएफआई का जो कार्रवाई हो रही है उसको राष्ट्र हित में देखूंगी मैं। जो मेरे राष्ट्र के हित में जो भी काम होगा, हाँ, हम लोगों को उसको सैल्यूट करना चाहिए, जो से सलाम करना चाहिए और उसके कार्यवाही में जो भी कुछ कार्यवाही हो रही है उसमें बाधा ना बन के उसमें सपोर्ट करना चाहिए। और जो लोग उसमें बाधा बन रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि वो देश हित के लिए बाधा बन रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध
सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखिए, जैसे कि अभी आपको पता है कि सरकार ने मदरसों की जो कार्रवाई की है, वक्फ बोर्ड की जो कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो एक बहुत सराहनीय काम है। देखिए, एक मुस्लिम स्कॉलर होने के लिए, समाज सेविका होने के नाते मैं जो भी बात करती हूँ, मैं वो बात करती हूँ जो समाज के, राष्ट्र के हित में बात होती है। और इसमें मुसलमानों का भी इसी के अंदर फायदा है कि इसके अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो देश हित के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। और उसको मैं एक बहुत अच्छी पहल मानती हूँ कि सरकार को जो अगर कहीं से विदेशी फंडिंग हो रही है, अगर हमारे देश से उसमें नुकसान है, तो उसके विरुद्ध बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोग इस बाधा में रोड़ा अटका रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, एलन राव साहब भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राव साहब, आज हमने देखा कि कार्रवाई एनआईए की तरफ से हो रही थी, ईडी की तरफ से हो रही थी, लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो सड़कों पर उतर आया और कोशिश यही की जा रही थी। दरअसल प्रदर्शन का मकसद यही था कि किसी तरह से दबाव बनाया जा सके। आप केंद्रीय एजेंसियों को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना ये आगे इस मामले को जो है बल देगा, ये जो तमाम प्रदर्शन आज हो रहे थे पीएफआई के झंडे तले? देखिए नितिशा जी, ये जो कार्रवाई हुई है कंट्री वाइड और 11 स्टेट्स में एक साथ कार्रवाई हुई है पीएफआई की एक्टिविटीज पर, पूरी एफआई के ठिकानों पर। हाँ। ये बहुत ही बहुत डिलेड था, पहले से ही हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब किया है सरकार ने, अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ जो आदमी इसका विरोध कर रहे हैं वो उनका कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो कर रहे हैं कि इस कम्युनिटी में जिस कम्युनिटी के लोग इससे जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे ऐसे नहीं है, लेकिन उसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि हमारे देश को बदनाम करने में और हम लगे हुए हैं। और इस प्रकार की पीएफआई जैसी संगठन जो कि कई बार ये इन्वेस्टिगेशंस में आ चुका है कि इन्होंने हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने में या उसको हमारे देश के लिए कितने गलत काम करवाने के लिए इन्होंने लोगों को उकसाया है और उनको उसको कर रहे हैं कि रेडिकलाइज कर रहे हैं लोगों को, यूथ को भड़का रहे हैं, जो दूसरे जवान लोगों को, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं या फिर उनको भड़काकर हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको ये सब चीजों से हटना चाहिए और सरकार बड़ी सख्ती से कार्रवाई कर रही है और मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी था। और ये देर आए दुरुस्त है, अभी कम होगा, आगे कार्रवाई होगी। जितनी अरेस्ट हो रही है उनकी इंटरोगेशन के बाद क्या क्या खुलासे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है मनी ट्रेल को रोकने की बात है। हाँ। जो ईडी की कार्रवाई हुई है वो है कि पैसे कहाँ से इनको फंडिंग हो रही है उनको पता लगाना है, कौन कौन फंडिंग कर रहे हैं, कौन कौन यहाँ पर देश में हमारे साथ में यहाँ पर इनको मदद कर रहे हैं। वो सारे के सारे अब यूएपीए एक्ट जो लगेगा, हाँ। लगा हुआ है, जो कि एनआईए इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसमें सभी लोगों के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी, यानी कि कोई मदद करने वाला है, फाइनेंस करने वाला है या कोई सपोर्ट करने वाला है या इंस्टिगेट करने वाला कोई भी है, सभी के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है यूएपीए एक्ट में। तो ये सारे के सारे अभी इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज पे है आज, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो मैं समझता हूँ देश हित में काफी अच्छा इसका प्रभाव रहेगा और पीएफआई को बैन करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा ये। डॉक्टर जीनत अंसारी, आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले एक एक्स पुलिसमैन और एक उनका किराएदार पकड़ा गया था और उसके पास से पीएफआई के कागजात मिले थे, पीएफआई का झंडा मिला था, एसडीपीआई से उनका संबंध था और उसमें गजवाए हिंद का जिक्र किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इंडिया को, जिसको आज हम एक सेक्युलर स्टेट के रूप में देखते हैं, उसको एक इस्लामिक स्टेट में बदल दिया जाएगा। डॉक्टर अंसारी, इस मानसिकता को आप कितना जहरीला मानती हैं? देखिए, ये तो जहरीला क्या, एकदम देश के लिए बहुत ही ज्यादा घातक ऐसे जो लोग विचारधारा रखते हैं, जो इंडिया को, जो मेरे भारत को, हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। ना तो ऐसा कभी हुआ है ना कभी होगा। अगर जो बहुत से लोग हैं जो हिंदूवादी प्रवृत्ति के हैं, जो हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए भी ये कहना चाहती हूँ कि वो भी, इनकी मंशा कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। हिंदुस्तान जो है वो एक भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों का एक गुलदस्ता है, जिसको सजा के रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और जैसे ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोग जो मिले हैं, जो गजवाए हिंद, जो हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई तो करनी तो बहुत दूर की बात है। ऐसे लोगों को तो एक ऐसी नजीर पेश की जाए लोगों के लिए कि जो लोग सोचे भी तो उनकी शायद रूह कांप जाए। क्योंकि ऐसा देश में रहना, हिंदुस्तान में रहना और उसके अंदर मतलब कि आप दूसरे, आप ये कि गजवाए हिंद बनाना सोचना,
तो ये ऐसी एक कहना चाहिए कि वो लोग शायद मेरे ख्याल से साइको प्रवृत्ति के लोग हैं, पागल लोग हैं, जिनको बिल्कुल भी जरा से भी तमीज नहीं है। और उनको कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जरूर उनको कहीं ना कहीं से ऐसा आश्रय मिलता है संगठन जो इसमें। देखिए आप मेरे भाई साहब बैठे हुए हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट से, तो मैं माफी के साथ उनसे कहना चाहती हूँ कि बहुत से पुलिस डिपार्टमेंट भी जो ऐसे हैं जो ऐसे लोगों का साथ देते हैं, उन लोगों को भी जो शख्स पकड़ा गया था जहाँ से ग़ज़वाए हिंद का पूरा खुलासा हुआ था, वो एक्स पुलिसमैन था, पिछले साल ही वो रिटायर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उन लोगों का देखिए, अगर मान लो बाहर से कहीं से फंडिंग आती है और ऐसे लोगों के जो हौसले बुलंद होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी ताकतवर लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। तो मेरी तो ये अपील भी है आपके चैनल के माध्यम से कि उन लोगों के विरुद्ध उन लोगों की भी छानबीन की जाए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो भारत में रह करके, भारत का खा करके भारत की जड़ें खोखली करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए, अगर मतलब उनके दिमाग में ये है कि वो यहाँ पे इस्लाम धर्म बना दे, तो देखिए मेरी आपसे ये अपील है, मैं कहना भी चाहती हूँ कि जैसे अभी ईरान में इतना बड़ा मसला हुआ है और वो एक लेडी को मार दिया गया है, तो ऐसे लोग, ऐसे ही ये छोटी मानसिकता के लोग होते हैं जो इस्लाम धर्म को बदनाम करते हैं। और जो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में रह करके यहाँ पर मुस्लिम देश राज्य बना देंगे, तो वो दरअसल उनको मैं मुसलमान नहीं कहूंगी, वो मुसलमान नहीं होते हैं। वो तो एक बहुत ही उनके लिए ना उनको हिंदू धर्म से जोड़ सकते, ना मुस्लिम धर्म से जोड़ सकते। वो एक ऐसे वैशी दरिंदे होते हैं जिनके लिए एक अलग ही सजा होनी चाहिए उनके लिए, जो देश में रह करके देश को खोखला कर रहे हैं। और ये इस्लाम धर्म में तो बिल्कुल मना किया गया है कि वो हमारे लिए बिल्कुल हराम है। जांच पड़ताल चल रही है, छापेमारी हो रही है, ईडी भी लगी हुई है, तो तमाम तरीके के खुलासे होंगे। लेकिन बीजेपी के इस वक्त मेरे साथ नेता पवन गोयल जी जुड़ चुके हैं। पवन गोयल जी, इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो फिर आखिर पीएफआई को बैन करने में देरी किस बात की है? क्यों इसको तुरंत बैन नहीं कर दिया जाता है? तमाम तरीके के खुलासे हो रहे हैं, टेरर फंडिंग, कई ऐसी घटनाएं रही हैं, बीजेपी नेताओं के ऊपर चाकू से हमला किया गया, उसमें पीएफआई शामिल थी। लगातार पीएफआई के खिलाफ खुलासे हो रहे हैं, आज सुबह से छापेमारी चल रही है। किस बात की देरी है? कहाँ दिक्कत आ रही है? केंद्र में सरकार आपकी है, तमाम राज्यों में सरकारें आपकी है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? मैडम, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आ रही है हम लोगों को। हम लोग अपना काम, अपना देश, अपना संविधान बहुत तरीके से अच्छे से चलाना जानते हैं। आपको पीएफआई की जानकारी इसलिए मिली है क्योंकि एनआईए, ईडी, सारे डिपार्टमेंट सब आपके सामने लगे हुए हैं, तो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। देश को ये पहले, देश की जनता को, देश के लोगों को ये जानना जरूरी है कि पीएफआई है क्या। अभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का आपने उदाहरण दिया, इतने सारे सबूत आपके सामने आ रहे हैं। मैडम, इनकी भी एक प्रक्रिया होती है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। ऐसे ही नहीं है, वरना ऑपोजिशन या कोई भी आदमी, अभी आपने देखा होगा पीएफआई के खिलाफ जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो उनके खिलाफ स्टेप उठाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी लोगों की आवाजाही हो रही है, वो उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। केरल में यहाँ तक भी एक बच्चे ने इतने गंदे, छोटे बच्चे ने, नाबालिग बच्चे ने इतने गंदे आरोप और इतने नारे लगाए हैं जिससे धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही है। हर काम को सिस्टमैटिक किया जाता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, क्या सिस्टम है? क्योंकि देखिए, खामियाजा सभी लोग भुगत रहे हैं और बीजेपी तो सबसे ज्यादा भुगत रही है। 26 जुलाई की घटना थी, बीजेपी युवा मोर्चा के जिला सचिव थे दक्षिण कन्नड़ के सचिव प्रवीण नेतारू, उनकी किस तरीके से हत्या कर दी गई थी, उसमें पीएफआई का नाम आया था। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि 27 मामले हैं जिसमें पीएफआई का सीधा इन्वॉल्वमेंट रहा है, ऐसे अलग अलग कनेक्शन है, आतंकी संगठनों के साथ कनेक्शन है। तो सबूत तो हमारे पास लगातार सामने आ रहे हैं। क्या प्रक्रिया? जैसे ही सरकार, आई वांट टू नो कि सरकार कैसे काम करती है। सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। अगर आप देखेंगे कि मदरसों की जांच होती है, कोई भी जांच होती है, किसी भी कार्रवाई को हम करते हैं, अपोजिशन या जो उनसे ताल्लुक रखते हैं उन लोगों को ऑब्जेक्शन होता है। इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। सरकार को नियम के हिसाब से काम करने की, पहले तो आज से पहले कभी जांच ही नहीं हुई। जब से भारतीय जनता पार्टी आ रही तब से एनआईए का इस्तेमाल हो रहा है। आप इस एंगल को भी समझिए। अगर जान का नुकसान हो जाता है तो उससे बढ़ के तो कोई नहीं हो सकता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी चली जाती है या कुछ भी चला जाता है, उसको तो कहीं ना कहीं से अर्न कर सकते हैं। पर अगर देखिए, अगर किसी के जरिए अगर हमारे किसी इंसान की जान जा रही है तो भी इसमें हमें सोचने के लिए टाइम लेना पड़ेगा। फिर क्यों? लेकिन आज से पहले तो कभी पार्टी एक्टिव नहीं हुई ना। आप इस बात को समझिए। आज से पहले तो आप पार्टी, आप जो ये प्रक्रिया चलती है, इससे लोगों के अंदर डर माहौल होता है, डर का माहौल पैदा होता है, जो आतंकवादी संगठनों को अब आगे फेवर करते हैं। अब इस तरह की राजनीति को हम चलने नहीं देंगे।
भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा मैसेज है, देश में शांति से चलना पड़ेगा। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर ये है कि जो डर है तो वो आखिरकार वो डर मुसलमानों के अंदर ही क्यों पैदा किया जा रहा है? देखिए जितने भी मुसलमान है वो बीजेपी में आने से क्यों डर रहे हैं? आखिरकार एक सवाल ये भी है, जबकि मेरा मानना ये सरकार अभी तक जो काम कर रही है वो मुसलमानों के हित में कर रही है, मुसलमानों के सब फेवर में है। अगर जैसे ये था कि इसके ऊपर भी मैंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि जो मदरसों की जांच हुई है बहुत अच्छी है, वक्फ बोर्ड की जांच होने जा रही है वो बहुत अच्छी है। इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आखिरकार रीजन क्या है कि आप लोगों की तरफ से ऐसा क्या हो जाता है कि जो मुसलमान आज भी डरता है आपके बीजेपी में आने से? आखिर ऐसा क्या रीजन है? डॉक्टर ये एक बहुत अलग मुद्दा हो जाएगा, हम डिबेट को डिटेल यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका जवाब भी बहुत अच्छा दे सकता हूँ मैं। जी 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 हम डीसीपी साहब से पूछ लेंगे, पूर्व डीसीपी रहे हैं, कानूनी करने के बाद वो हमें बेहतर बता पाएंगे। राव सर ये बताइए कि अब ये कार्रवाइयां हो रही है, छापेमारियां हो रही है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसके बाद शायद कोर्ट में जाएंगे, लेकिन कोर्ट में अक्सर हम देखते हैं मामले लंबे खींचते हैं। क्या कोई कानूनी दावपेच में कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि कोई भी ऐसा जो संगठन हमें मिले जो टेरर फंडिंग कर रहा है, देश विरोधी कार्रवाइयों में सीधे तौर पर इन्वॉल्व है, उसको कैसे बैन किया जाए, कैसे उसके ऊपर तमाम कानून लागू किए जाए? क्योंकि ये जहर है जो हमारी देश की जड़ों को खोखला कर रहा है। हमने आज जो तस्वीरें देखी, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। देखिए निशा जी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश के खिलाफ और खास तौर से उग्रवादी गतिविधियों में शामिल होती है उसको बैन करने का प्रावधान है यूएपीए एक्ट में। यूएपी का अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, वो उसमें 1906 का बना हुआ है, वो उसमें उसका प्रावधान है जो इसको अभी अपग्रेड किया हुआ है। और उसमें जो शेड्यूल 2 है उसमें ऐसी धाराएं, ऐसे लोगों की जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट है उसको डिक्लेयर करने के लिए, अनलॉफुल असेंबली या अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के लिए काफी कुछ मटेरियल होना चाहिए, ऐसा कि उनके खिलाफ कितने केसेस हैं जो देश विरोधी बातें करते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटीज में शामिल रहे हो, कितने मुकदमे दर्ज हैं जगह जगह पर, उनके कितने आदमी अरेस्ट हुए हैं, उनसे क्या क्या रिकवरी हुई है, जो इंटरनेशनल बातें हो रही हैं उसके बारे में। तो ये सब चीज आधार बनता है, तब जाके कहीं जाके होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर पास होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाता है। और उस ऑर्गेनाइजेशन का बैन करने का मतलब है उस ऑर्गेनाइजेशन को उग्रवादी संगठन का नाम दिया जाता है और उसके ऊपर फिर उसका कोई मेंबरशिप भी बनता है, उसके खिलाफ भी ऑफेंस है। और उसको मदद करने वाला, फाइनेंस करने वाला, उसमें एक्टिविटीज करने वाला, जो भी कई प्रावधान है जो उसमें जो करते हैं उनको वो करते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से यही चीज एनआईए इस वक्त कर रही है, ईडी कर रही है। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि आज की बात नहीं है, पीएफआई के खिलाफ मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मैंने आपको बताया किस तरह से सरकार ने बोला कि 27 मामलों में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। असम में जो दंगे हुए थे उसमें पीएफआई का था, पीएफआई ने देखिए उत्तर भारतीयों के खिलाफ पूरी मुहिम चलाई हुई है। अभी हमें कागजात मिले थे गजवाए हिंद के, तो कितने सबूत दरअसल सिस्टम को चाहिए होते हैं? देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ कि कैसे कैसे ये पीएफआई का कैसे लोग आ रहे हैं इसमें। आपको मैं बता दूं 2001 में सिमी को बैन किया गया था, सिमी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था। ऑलमोस्ट वही उन्हीं के लीडर्स, उन्हीं के आदमी फिर जाके उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन एक फोर्स बनाई थी जिसमें बाटला हाउस में जो एनकाउंटर हुआ था उसमें वो लोग शामिल थे। उसके बाद वो बैन कर दिया, इंडियन मुजाहिदीन बैन किया, तो अब उसके बाद पीएफआई में शामिल हो गए। लेकिन अब मैं समझता हूं कि काफी कुछ आधार बन चुका है, अब ये पीएफआई जल्दी से जल्दी बैन होने के कगार पर है। और मैं समझता हूं कि ये देर हुई, बहुत भारत सरकार को बहुत पहले इसको बैन कर देना चाहिए था। और ये अभी भी आए तो मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए, जल्दी इसको बैन किया जाए ताकि इसके जितने भी आदमी इसमें शामिल हैं उनको अभी अरेस्ट किया जा रहा है। और उसके बाद और यूएपी में बैन होने के बाद में फिर इसकी मेंबरशिप रखने वालों को भी बैन उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसमें केस दर्ज किया जा सकता है और वो यूएपी एक्ट के दायरे में आएंगे, जो कि बहुत सख्त कानून है, इसमें जमानत के प्रावधान भी नहीं है। तो अभी देखिए क्या होता है, अभी इनकी रेट्स के बाद पता चलेगा क्या कुछ एक चीज और है ना, हमारे देश में अगर कोई अच्छा काम सरकारी एजेंसियां कर रही होती है या कोई सरकार भी कर रही होती है तो उस अच्छे काम की निंदा करने के लिए भी बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। अब आप देखिए आज देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे, लोग पीएफआई के झंडे लेकर सड़कों पर आ गए थे, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, दिन भर एनआईए काम कर रही है, लेकिन लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लोग को लग रहा है कि पीएफआई के विरुद्ध कार्रवाई गलत हो रही है। इन चीजों से कैसे बचे? डॉक्टर अंसारी मैं आपसे
पूछना चाहूंगी, देखिए आप एक समाज सेविका भी हैं और आप एक मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, और मैंने हमेशा हमेशा ये कहा है कि आप काफी संतुलित बात करती हैं, आप बहुत समझदारी की बात करती हैं। एक बार आपने कभी क्या ये एनालाइज करने की कोशिश की है कि आखिर हमारे देश की जो जनरेशंस आ रही हैं ये इतनी कमजोर कैसे हैं कि सड़कों पर उतर आती हैं, गलत का साथ करती हैं, देती हैं, टेरर फंडिंग और जो पूरा सामग्री जो बाहर से इंडिया में इंपोर्ट की जा रही है, अलग अलग किस्म के जहरीले नारे इंपोर्ट किए जा रहे हैं, ये कैसे जनरेशन पर हावी हो जाते हैं? क्या ऐसी टेक्निक एम्प्लॉय की जाए? क्या कुछ स्कॉलर्स कर सकते हैं या धर्म गुरु कर सकते हैं या नेता कर सकते हैं? हाँ, ये सोशल इंजीनियरिंग को हमें किसी तरह से बदलना होगा अगर देश को बचाना है तो। देखिए, सबसे पहले जो अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूं तो इसके अंदर आज भी अशिक्षा बहुत है। उसमें एजुकेशन होने की वजह से, एजुकेटेड लोग ना होने की वजह से आज भी लोग जो है वो अपनी जो उनकी मानसिकता है वो अभी तक बढ़ नहीं पाई है। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल है वो कुछ ऐसे मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर हैं, जो मुस्लिम धर्म गुरु है, उनका सबसे अहम रोल है। जो मुस्लिम लीडर है तो उसके अंदर वो सामने आकर के स्टेटमेंट दे देते हैं कि अब जो ये होने जा रहा है ये आपके लिए नुकसानदायक है। तो जो मुसलमान है, जो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो उस चीज में समझ जाते हैं कि ये हमारे लिए अब हमें परेशानी होगी, हमें इंडिया से निकाल दिया जाएगा, ये हमारे ऐसा ये वो सिर्फ वो जबकि जो लॉ बनता है वो सबके लिए आ रहा है। पर जो मुसलमानों को भ्रमित करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ धर्मगुरु और जो पॉलिटिकल लीडर है, जो मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर है, वो सिर्फ उनको भ्रमित कर देते हैं। और जो मुस्लिम है वो वाकई एक इतना जो एजुकेशन ना होने की वजह से उनमें, तो उनको सबसे ज्यादा परेशानी इसी चीज का झेलना पड़ता है कि वो सबके बहकावे में आ जाता है। और एक चीज है, जो थोड़े से जो पैसे में थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, अपने आप को हाई प्रोफाइल समझने लगते हैं, तो उनको उनके अंदर एक ये खूबी आ जाती है कि हम लोग लीडर बन जाए। पर उनको उनके अंदर जो कहना चाहिए कि उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती है कि वो लीडर बन जाए। बेरोजगारी ये बहुत बड़ी वजह होती है लोगों को गलत रास्ते पर लाने की, लेकिन गलत रास्ते, और जैसे कि उन्हें पीएफआई का नहीं पता है, जैसे कि अभी सर ने कहा है कि पहले पीएफआई का मतलब पता होना चाहिए, उनको ये चीज पता ही नहीं है। आतंकियों के साथ हाथ मिला लेते हैं, डॉक्टर्स आतंकियों के साथ हाथ मिला लेते हैं, इस तबके का क्या किया जाए? तो उसमें इसका ये चीज है ना कि सबसे पहले जो है कि हम लोगों को अपनी जो जितने भी हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं, मुस्लिम नेता है, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इन भोली भाली जनताओं के जिंदगी से खिलवाड़ ना करके उनको एजुकेशन की तरफ बढ़ाया जाए, और उनको हाथ में पत्थर देने के बजाय, सड़कों पर उतारने के बजाय उन्हें स्कूलों में एजुकेशन, रोजगार दिए जाए, उन्हें रोजगार दिए जाए, जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा। अब ये लोग कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है फिर उनकी राजनीति कैसे चलेगी? क्योंकि कुछ मैंने वही कहा है कि जो थोड़ा पढ़ लेते हैं तो वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने ही समुदाय के मासूम लोगों के खून से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। सरकार के पास बहुत बड़ा टास्क है। पवन गोयल जी, बीजेपी को, क्योंकि इस वक्त केंद्र में आपकी सरकार है इसलिए मैं आपको संबोधित कर रही हूँ, बीजेपी को इस वक्त बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि समाज का एक ऐसा तबका है जो कि काफी ज्यादा पिछड़ तो गया ही है, लेकिन वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। उसको आगे बढ़ाने की भी जरूरत है। उसमें से जो लोग हैं जो समाज को कुंठित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी आपको छांट निकालना है। जो देश के बाहर की ताकतें हैं जो देश के खिलाफ काम कर रही है, आपको उनको भी संभालना है। बीजेपी के आगे बहुत बड़ा टास्क इस वक्त नजर आ रहा है। जी पवन गोयल जी, आवाज उन तक शायद मेरी नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल समय अब हमारे पास। जी पवन गोयल जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी सर, मैं ये बोल रही थी कि बीजेपी के सामने इस वक्त बहुत बड़ा टास्क खड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार आपकी है, इसलिए आपसे मैं कह रही हूँ, आपको एक ऐसे तबके को आगे भी बढ़ाना है जो काफी पिछड़ चुका है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा है अभी। तो आपको उन लोगों को समझाना भी है, उसमें से जो लोग ऐसे हैं जो कि उस समाज को खराब कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, आपको उनको भी छांटना है। आपको देश को आगे बढ़ाना है, देश के बाहर की जो ताकतें देश में घुस रही है उनसे भी बचाना है। तो आपके पास इस वक्त, सरकार के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त। सरकार अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझती है। आज 106 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हमें ये समझना है
कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 2006 में एक्टिव हुआ था। 2006 में एक्टिव होने से पहले 2014 तक सरकारें सोती रही, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं कि पीएफआई क्यों एक्टिव हो गया। आज मैं आपको सॉरी ये भी बता दूं कि 23 राज्यों में पीएफआई की ब्रांचें खुल चुकी हैं। तो सरकार अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रही है, इन पे कंट्रोल भी कर रही है। और आपको मैं जानकारी के लिए भी बता दूं, 3 से 8% का वोट शेयर यूपी में मुसलमानों का बढ़ा है जी। तो इनके लिए भी समाज के लिए काम हो रहा है। अब आप मदरसों के लिए जो जांच के ऑर्डर दिए हैं उसमें ये कहा गया है, सुनिए मुसलमानों का जो वोट बैंक बढ़ा है वो सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे बढ़ा है, जो मुसलमान नेता बैठे हुए हैं उनके चेहरे पे नहीं बढ़ा है। मैं आपको ये भी बात एक बताना चाहती हूँ। आप ये भी समझिए कि जो आप जो अच्छी बात मुसलमानों के फेवर के लिए कर रहे हैं, धर्मगुरु और मुरानाओं की भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार अपनी नीयत से काम कर रही है बढ़िया से। अगर आप देखेंगे मुसलमानों के खिलाफ सरकार ने कोई काम नहीं किया, कोई उनके खिलाफ का कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनको किसी को निकाल दिया हो, किसी के अगेंस्ट काम किया हो, इनकम टैक्स के कोई छापे पड़े हो। ये अमित शाह जी ने स्पेशल ये बात कही थी कि भारत के मुसलमान को कोई चिंता नहीं है, भारत के अंदर वो ईमानदारी से रहेगा। दिक्कत भारत के बाहर के मुसलमानों के लिए, ना कि भारत के लोगों के लिए। एनआरसी और सीए इसलिए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इसलिए बाहर के लोगों के लिए, उसके अंदर वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से आता है। उन्होंने ये कहा था, पर जो मुसलमानों को जो भड़काया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ये किया गया है कि मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा। तो ये उन मुस्लिम नेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि मौलाना और धर्मगुरु की भी जिम्मेदारी बनती है वो नेगेटिव प्रचार ना करें सरकार का। अभी देखिए, अभी सरकार जो है वो जो है बहुत सी ऐसी योजनाएं लाती है कि जिससे जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वो रोजगार के जरिए आगे बढ़ सकता है। पर कुछ लोगों ने उसको सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो ग्रामीण क्षेत्रों तक वो स्कीम पहुंचाते ही नहीं है। तो सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए कि वो लेकिन वहां तक उस पिछड़े वर्गों तक क्यों स्कीम नहीं पहुंच पा रही है, आखिरकार कहाँ कमी आ रही है। जो मुस्लिम नेता है वो बुलाएं, ऐसी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्हें बुलाएं, उनको बताएं कि सरकार ने ये योजनाएं निकाली है, वो वहां तक जाए और योजनाएं बताएं। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं सरकार यहाँ भी थोड़ी सी फेल होती नजर आती है कि मुस्लिम चेहरा जो बिठा देती है वो सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, मुसलमानों का फायदा नहीं सोचते। वो मुसलमानों तक इजाजत दे रहा है। इस बहस को हमें यही रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन गोयल साहब, एलन राव साहब और साथ ही डॉक्टर जीनत अंसारी, आपने अपना कीमती समय एफएम न्यूज को दिया। तो आज लगातार छापेमारियों का, गिरफ्तारियों का दौर जारी रहा, लेकिन इसके साथ ही प्रदर्शनों का दौर भी आज सारे दिन जारी रहा। और सवाल आखिरकार यही उठा कि केंद्रीय एजेंसियों को अपना काम क्यों नहीं करने दिया जाता है। जब भी सरकार या केंद्रीय एजेंसी अपना कोई काम करने लगती है जो देश हित में होता है या फिर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए होता है, तो हर बार कोई ना कोई तबका समाज का एक ऐसा होता है जो आकर खड़ा हो जाता है, विरोध प्रदर्शन करने लगता है, सिर्फ लोकतांत्रिक देश के नाम पर। ये प्रथा बदलनी होगी। समझना होगा कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो देश को खोखला कर रही हैं, कौन सी ताकतें हैं जो देश के खिलाफ काम कर रही है, और हम सबको उसके खिलाफ काम करना होगा। पीएफआई को लेकर आगे और खुलासे होते रहेंगे। एनआईए की जांच में क्या कुछ सामने आया है वो वक्त के साथ धीरे धीरे पता चलेगा। और अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो दिन दूर नहीं जब इन ताकतों पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा, जो कि हमारे देश को तोड़ने का सपना देख रही हैं, जो गजवाए हिंद का एक सपना लेकर चल रही हैं। बहरहाल खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत।